नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है इस वीडियो में जहां हम चर्चा करेंगे भारत की आर्थिक वृद्धि के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद देश में गरीबी और असमानता की समस्याएं क्यों बनी रहती हैं? आज हम जानेंगे कि ये समस्याएं क्यों बनी रहती हैं और क्या किया जा सकता है। भारत का जीडीपी 3.7 ट्रिलियन से ज्यादा है और आईएमएफ के मुताबिक 2023 में यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही हैं, अरबपति बढ़ रहे हैं और शेयर मार्केट आसमान छू रहा है। भारत में अब 160 से ज्यादा अरबपति हैं और स्टार्टअप्स की संख्या 90,000 के पार जा चुकी है। हर साल लाखों लोग मिडिल क्लास में शामिल हो रहे हैं और डिजिटल इंडिया की रफ्तार तेज है। लेकिन दूसरी तरफ भारत में आज भी लगभग 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, यानी करीब 30 करोड़ लोग। करप्शन, क्राइम, जातिवाद, भूख और पॉल्यूशन जैसी समस्याएं आज भी आम हैं। एनसीआरबी के अनुसार हर साल लाखों अपराध दर्ज होते हैं और डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दुनिया के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में से 7 भारत में हैं। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स के बावजूद भारत की कई सड़कें जर्जर हालत में हैं। हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 100.5 लाख से ज्यादा लोग जान गंवाते हैं। इतने सारे लोग अब भी पीछे क्यों छूट गए हैं? यूनिसेफ के अनुसार भारत में हर तीसरा बच्चा कुपोषित है और ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं की भारी कमी है। यह दो भारत की कहानी है, एक जो तरक्की कर रहा है और दूसरा जो बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत में 10% सबसे अमीर लोग देश की 77% संपत्ति के मालिक हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि करोड़ों लोगों के लिए आर्थिक आंकड़े हकीकत से क्यों अलग हैं और जानेंगे कि भारत की आर्थिक वृद्धि के बावजूद असमानता और गरीबी की समस्याएं क्यों बनी रहती हैं और क्या किया जा सकता है। इंडिया के इकोनॉमिक आंकड़े वाकई शानदार हैं। 1951 के आर्थिक सुधारों के बाद से भारत की जीडीपी लगभग 10 गुना बढ़ चुकी है और 2023 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हर साल नए अरबपति बन रहे हैं और भारत को ग्लोबल इन्वेस्टर्स और मीडिया से जबरदस्त अटेंशन मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ करप्शन, क्राइम और जातिवाद जैसी बेसिक प्रॉब्लम्स अब भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2022 के इंडेक्स में भारत 180 देशों में से 85वें स्थान पर है और हर साल लाखों केस कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं। यह डिस्कनेक्ट परेशान करने वाला है। एक तरफ चमकते हुए एयरपोर्ट और हाईवे, दूसरी तरफ झुग्गियां और सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 30% बच्चे अब भी बुनियादी शिक्षा से वंचित हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल यूजर बेस है और डिजिटल पेमेंट्स में ग्लोबल लीडर बन चुका है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब भी 40% से ज्यादा लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है और कई जगह एक सिंपल कॉल भी करना मुश्किल है। यह विरोधाभास है। एक देश जो स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप देशों में है और आईएसआरओ ने 2023 में चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, वहीं दूसरी तरफ लगभग 20 करोड़ लोग अब भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं और लाखों लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इंडिया की ग्रोथ से सभी के लिए बेहतर जिंदगी क्यों नहीं मिल पाती? भारत का जिनी कोएफिशिएंट 0.35 है, जो दर्शाता है कि इनकम इनइक्वालिटी लगातार बढ़ रही है। चलिए अब समझते हैं कि इस गैप के पीछे कौन कौन से ऐतिहासिक, सामाजिक और नीतिगत कारण छुपे हैं और क्या भारत इस डिवाइड को पाट सकता है। इंडिया की ग्रोथ को क्या बढ़ावा दे रहा है? पिछले कुछ दशकों में भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है। 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 7% रही, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। आईटी सेक्टर, डिजिटल पेमेंट और एक बढ़ता हुआ स्टार्टअप सीन इस ग्रोथ के मुख्य इंजन हैं। भारत में हर महीने 10 अरब से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं और 2023 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश हो रहा है। हर साल हजारों किलोमीटर नई सड़कें और मेट्रो लाइनें बन रही हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी रिकॉर्ड स्तर पर है
और भारत की मिडिल क्लास अब 35 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। कागज पर इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट्स और डेटा में भारत की तरक्की साफ दिखती है, लेकिन जीडीपी सिर्फ एक नंबर है। यह आउटपुट को मापता है, वेलबींग को नहीं। भारत की जीडीपी भले ही बढ़ रही हो, लेकिन प्रति व्यक्ति आय अभी भी लगभग $2,500 है, जो चीन या ब्राजील से काफी कम है। यह स्वच्छ हवा, अच्छे स्कूल या सेफ एरिया को नहीं गिनता। भारत के कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं और सरकारी स्कूलों में अब भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। ग्रोथ का जश्न अक्सर असली कहानी को भूल जाता है। क्या लोगों की जिंदगी सच में बेहतर हो रही है? हेल्थ केयर, एजुकेशन और सेफ्टी जैसी बुनियादी चीजें अब भी करोड़ों लोगों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। जीडीपी बढ़ सकती है, जबकि क्वालिटी ऑफ लाइफ स्थिर रहती है। भारत में 20-65 आबादी अब भी गरीबी रेखा के नीचे है और सीनी गरीबी की खाई लगातार बढ़ रही है। यही वह जगह है जहां कहानी उलझ जाती है। आर्थिक ग्रोथ के आंकड़े चमकदार हैं, लेकिन असली सवाल है, क्या यह ग्रोथ सबके लिए है और क्या यह वाकई लोगों की जिंदगी बदल रही है? जीडीपी के आंकड़े अक्सर चमकदार दिखते हैं, लेकिन अगर आप सतह के नीचे देखें तो भारत की आर्थिक वृद्धि के पीछे कई छिपी हुई समस्याएं नजर आती हैं। भारत में बेरोजगारी दर 2023 में लगभग 7-8% रही और शहरी युवाओं में यह दर 20% से भी ऊपर पहुंच जाती है। हर साल लाखों युवा जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन पर्याप्त नौकरियां नहीं बनती। भारत में लगभग 80% युवा ग्रेजुएट्स को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलती। कई डिग्रीधारी युवा कम वेतन वाली या अस्थायी नौकरियों में काम करने को मजबूर हैं। देश के लगभग 90% वर्कर्स अनौपचारिक सेक्टर में हैं, जहां न तो जॉब सिक्योरिटी है, न ही हेल्थ बेनिफिट्स या पेंशन। कोविड-19 महामारी के दौरान करोड़ों लोगों ने अपनी आजीविका खो दी। भारत की जीडीपी का सिर्फ 1.3% हेल्थ केयर पर खर्च होता है, जबकि वैश्विक औसत 6% है। शिक्षा पर भी खर्च जीडीपी का 3% से कम है। एक मेडिकल इमरजेंसी में औसत भारतीय परिवार की सालों की बचत खत्म हो सकती है। भारत के 22 सबसे बड़े शहरों में से 18 की हवा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से कहीं अधिक प्रदूषित है। गंगा और यमुना जैसी नदियां औद्योगिक कचरे से जूझ रही हैं। आर्थिक विकास के लिए अक्सर पर्यावरण की कीमत चुकानी पड़ती है। 2001 से 2020 के बीच भारत ने लगभग 2.5 मिलियन हेक्टेयर जंगल खो दिए। देश की 60% आबादी अब भी बुनियादी सुविधाओं जैसे साफ पानी, बिजली और अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वंचित है। आर्थिक आंकड़े बढ़ते हैं, लेकिन आम लोगों की जिंदगी में सुधार धीमा है। जीडीपी हमें हर चीज की कीमत तो बता सकती है, लेकिन असली वैल्यू जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण का अंदाजा नहीं देती। आर्थिक विकास तभी सार्थक है जब वह आम लोगों की जिंदगी में वास्तविक सुधार लाए। करप्शन भारत की आर्थिक प्रगति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2035 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर है। यह दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी है। यह सिर्फ बड़े घोटालों तक सीमित नहीं है। रोजमर्रा की बेसिक सर्विसेज जैसे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली कनेक्शन के लिए भी आम नागरिकों को रिश्वत देनी पड़ती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में करीब 39% भारतीयों ने किसी न किसी सरकारी सेवा के लिए रिश्वत दी। यह अदृश्य टैक्स न केवल भरोसे को खत्म करता है, बल्कि ईमानदार नागरिकों और कर्मचारियों को भी नुकसान पहुंचाता है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास विकल्प कम होते हैं। करप्शन से लड़ने के लिए बनी संस्थाएं जैसे लोकपाल या सीवीसी अक्सर राजनीतिक दबाव या संसाधनों की कमी से जूझती हैं। व्हिसलब्लोअर को धमकियां मिलती है। 2014 से अब तक 70 से ज्यादा व्हिसलब्लोअर पर हमले हो चुके हैं। मजबूत और ट्रांसपेरेंट संस्थाओं के बिना ग्रोथ अस्थिर रहती है। सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता की कमी से नीतियां लागू नहीं हो पाती और जनता का भरोसा टूटता है। जब रिश्वतखोरी और लालफीताशाही हावी होती है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 2020 में 63वें स्थान पर था, लेकिन कई निवेशक अब भी पारदर्शिता और प्रक्रियाओं की धीमी गति से परेशान हैं।
19वीं सदी की गवर्नेंस और प्रक्रियाएं आज की तेज डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर सकती। पुराने सिस्टम में बदलाव लाना जरूरी है। करप्शन और गवर्नेंस फेलियर की वजह से पैसा इधर उधर हो जाता है, प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता। 2019 में भारत में 1500 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिले या ओवर बजट थे। जवाबदेही के बिना ग्रोथ सिर्फ एक मृग तृष्णा बनकर रह जाती है। जब तक सिस्टम में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी नहीं आती, भारत की आर्थिक प्रगति अधूरी रहेगी। भारत में सामाजिक असमानता कई स्तरों पर गहराई से जड़ें जमा चुकी है। जाति, धन, भूगोल और लिंग के आधार पर ये असमानताएं न केवल ऐतिहासिक हैं, बल्कि आज भी हमारे समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। भारत में जातिगत भेदभाव भले ही कानूनन अवैध हो, लेकिन यह आज भी शिक्षा, नौकरियों और सामाजिक संबंधों में गहराई से मौजूद है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार हर साल हजारों जाति आधारित अपराध दर्ज होते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों की स्कूल ड्रॉप आउट दर अब भी औसत से अधिक है। भारत में आर्थिक असमानता भी चौंकाने वाली है। ऑक्सफैम की 2023 रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक केवल 1% सबसे अमीर लोगों के पास है, जबकि सबसे गरीब 50% के पास कुल संपत्ति का केवल 3% है। यह अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहरी और ग्रामीण भारत के बीच भी गहरी खाई है। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं और रोजगार के अवसर अधिक हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की भारी कमी है। 2011 की जनगणना के अनुसार हर साल लगभग 9 करोड़ लोग बेहतर जीवन की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिससे शहरी गरीबी और भी बढ़ जाती है। जेंडर असमानता भी गंभीर समस्या है। भारत में महिला साक्षरता दर लगभग 70% है, जबकि पुरुषों की 84% है। केवल 20% महिलाएं ही औपचारिक कार्यबल में हैं और हर दिन औसतन 90 से अधिक मामले महिलाओं के खिलाफ हिंसा के दर्ज होते हैं। यह असमानता सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा बनती है। इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा फायदा पुरुषों और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को मिला है। उच्च शिक्षा और कॉरपोरेट नौकरियों में महिलाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी अब भी बहुत कम है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसी बुनियादी सेवाओं में असमानता देश की प्रगति को धीमा कर देती है। उदाहरण के लिए, हर साल हजारों किसान आत्महत्या करते हैं और लाखों बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ग्रोथ का फल समान रूप से नहीं बढ़ता। शहरी और ग्रामीण, अमीर और गरीब, पुरुष और महिला, इन सभी के बीच खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। जब तक इन असमानताओं को दूर करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते, भारत की प्रगति सीमित ही रहेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों की समानता ही देश को आगे ले जा सकती है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े भले ही चमकदार दिखते हों, लेकिन असल में इसका सबसे बड़ा फायदा देश के एलीट क्लास को ही मिलता है। भारत के टॉप 10% सबसे अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 77% हिस्सा है। 2022 में भारत के अरबपतियों की संपत्ति में हर दिन करीब 2200 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। मिडिल क्लास की इनकम पिछले कुछ दशकों में बढ़ी है, लेकिन वे लगातार टैक्स, महंगाई और खराब पब्लिक सर्विसेज से जूझ रहे हैं। ओईसीडी के अनुसार भारत में मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कई विकसित देशों से ज्यादा है। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण मिडिल क्लास को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ता है और इलाज के लिए प्राइवेट हेल्थ केयर पर निर्भर रहना पड़ता है। वे सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं, क्योंकि पब्लिक सिस्टम अक्सर उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। गरीबों के लिए ये ग्रोथ एक दूर की गूंज बनकर रह जाती है। 2021 में भारत में लगभग 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। सरकारी योजनाएं अक्सर भ्रष्टाचार और लालफीताशाही में फंस जाती हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल सरकारी योजनाओं में अरबों रुपए की हेराफेरी होती है। लाखों लोग सरकारी राशन, स्वास्थ्य सेवाओं और नौकरियों के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। क्रोनी कैपिटलिज्म
जहां सत्ता और पूंजी कुछ हाथों में सिमट जाती है, लोकतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए बड़ा खतरा है। 2023 के ग्लोबल क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान शीर्ष 10 में रहा। जब इकोनॉमी सिर्फ ऊपर वालों के लिए काम करती है, तो बाकी लोग संसाधनों और अवसरों के लिए संघर्ष करते हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी तभी पूरी होगी जब इसका फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा। भारत की आर्थिक चुनौतियां अनोखी नहीं हैं। दुनिया के कई देशों ने इन्हीं समस्याओं का सामना किया है और उन्हें दूर भी किया है। सवाल है, उन्होंने यह कैसे किया? स्कैंडिनेवियाई देशों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क ने 20वीं सदी में ऊंचे टैक्स लगाए, जिससे सरकार को जीडीपी का 40% से भी ज्यादा राजस्व मिला। इस पैसे से उन्होंने हेल्थ केयर, शिक्षा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी वर्ल्ड क्लास सेवाएं बनाई। इन देशों में गरीबी दर 10% से भी कम है और जीनी कोएफिशिएंट, जो असमानता मापता है, दुनिया में सबसे कम है। साउथ कोरिया ने 1960 के दशक में जीडीपी का 20% से ज्यादा शिक्षा में निवेश किया। आज वहां 98% साक्षरता दर है और दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं। साथ ही 1990 के बाद से उन्होंने करप्शन के खिलाफ सख्त कानून बनाए, जिससे सरकारी ट्रांसपेरेंसी में भारी सुधार हुआ। सिंगापुर ने 1965 के बाद से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। वहां सरकारी अफसरों की सैलरी प्राइवेट सेक्टर के बराबर है, जिससे रिश्वतखोरी कम हुई। नतीजा, सिंगापुर आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप 5 में है और प्रति व्यक्ति आय $60,000 से ज्यादा है। चीन ने 1980 के बाद से ग्रामीण विकास और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया। 1931 में चीन में 88% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, लेकिन 2020 तक यह आंकड़ा 1% से भी कम रह गया। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। इतिहास में सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन अभियान। इन देशों का सबक साफ है, अच्छी गवर्नेंस, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश और करप्शन पर सख्ती से ही आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय संभव है। ये नीतियां डेटा और अनुभव दोनों से साबित हो चुकी हैं। असली सवाल यह नहीं है कि क्या भारत यह कर सकता है, बल्कि यह है कि भारत अब तक क्यों नहीं कर पाया। क्या हमारे पास इच्छा शक्ति की कमी है या सिस्टम में बदलाव की जरूरत है? समाधान हमारे सामने है, दुनिया के उदाहरण भी मौजूद हैं। अब जरूरत है इन्हें लागू करने की इच्छा शक्ति और राजनीतिक संकल्प की। भारत में आर्थिक और सामाजिक समस्याएं क्यों लगातार बनी रहती हैं? इसके मूल कारण गहरे स्ट्रक्चरल हैं, जो दशकों से चले आ रहे हैं। पॉलिटिकल शॉर्ट टर्मिज्म। भारत में नेता अक्सर तुरंत चुनावी जीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स या नीतिगत बदलावों पर नहीं। उदाहरण के लिए 2019 के चुनाव में 70% घोषणाएं लोकलुभावन थीं, जिनका दीर्घकालिक विकास से कम संबंध था। वोट बैंक की राजनीति समाज को बांटती है। जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर वोट मांगना आम है, जिससे सामाजिक एकता कमजोर होती है। 2023 के एक सर्वे के अनुसार 60% लोग मानते हैं कि राजनीति समाज को बांटती है। यह राजनीति यूनिवर्सल प्रोग्रेस से ध्यान भटका देती है, जिससे सभी के लिए समान विकास की राह मुश्किल हो जाती है। ब्यूरोक्रेटिक इनर्सिया। सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही अक्सर कम होती है। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सरकारी योजनाओं का 30% बजट फाइलों में ही अटक जाता है। सिस्टम बदलाव का विरोध करता है, जिससे सुधार की गति धीमी हो जाती है। कम सिविक अवेयरनेस भी एक विशाल चुनौती है। 2018 के एक सर्वे में पाया गया कि केवल 35% भारतीयों को अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी थी। भारत में टैक्स बेस बहुत छोटा है। सिर्फ 6% लोग इनकम टैक्स देते हैं, जिससे रिसोर्सेज और जवाबदेही की मांग सीमित हो जाती है। जब केवल कुछ लोग टैक्स देते हैं, तो वही लोग बेहतर सरकारी सेवाओं की मांग करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होने से दबाव भी कम रहता है। इससे एक साइकिल बनती है, कम मांग, कम सुधार। खराब सर्विसेज से लोगों का विश्वास घटता है और जब विश्वास कम होता है तो लोग सिस्टम में भागीदारी भी कम करते हैं। नतीजा, खराब सर्विसेज और सुविधाएं, जो फिर से उसी चक्र को मजबूत करती हैं। इस चक्र को तोड़ना भारत के लिए सबसे विशाल चुनौती है। भारत की आर्थिक समस्याओं का हल आसान नहीं है, लेकिन असली सॉल्यूशन मौजूद है।
और वे जमीनी स्तर पर बदलाव से शुरू होते हैं। सबसे पहले हमें अपनी संस्थाओं में सुधार लाना होगा। भारत में 4 करोड़ से ज्यादा केस अदालतों में लंबित हैं, जिससे न्याय में देरी होती है। पुलिस और न्यायपालिका को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बेहतर ट्रेनिंग और पारदर्शिता के साथ सशक्त करना जरूरी है, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके और आम नागरिक को समय पर न्याय मिले। यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए। भारत की हेल्थ केयर पर प्रति व्यक्ति खर्च ओईसीडी देशों से काफी कम है और शिक्षा में भी सुधार की जरूरत है। एक निष्पक्ष टैक्स सिस्टम के जरिए इन सेवाओं को फंड किया जा सकता है, जिससे समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिले। भारत का टैक्स टू जीडीपी रेशियो लगभग 11% है, जो कई विकसित देशों से कम है। टैक्स बेस को बढ़ाना और सीनों के लिए टैक्स लूपहोल बंद करना जरूरी है, ताकि सरकार के पास विकास के लिए पर्याप्त संसाधन हो। स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाना और छोटे बिजनेस को सपोर्ट करना भी जरूरी है। भारत में 11 करोड़ से ज्यादा लोग छोटे और मझोले उद्योगों में काम करते हैं। यही असली नौकरी पैदा करने वाले हैं। आसान क्रेडिट, स्किल ट्रेनिंग और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से इनका विकास तेज किया जा सकता है। नागरिकों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। आरटीआई जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सरकार से जवाबदेही मांगना और चुनाव में विकास के मुद्दों पर वोट देना जरूरी है, ताकि राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े, न कि सिर्फ जाति या धर्म के आधार पर फैसले हों। असली बदलाव नीचे से ऊपर तक आता है, जब आम लोग, युवा और महिलाएं मिलकर अपने समुदायों में नेतृत्व करते हैं, तभी समाज में स्थायी परिवर्तन आता है। आर्थिक ग्रोथ का असली मकसद न्याय और अवसर पैदा करना होना चाहिए, न कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए दौलत बढ़ाना। जब हर नागरिक को बराबरी का मौका मिलेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। आगे का रास्ता साफ है। अगर हम मिलकर सही विकल्प चुनें, तो भारत न सिर्फ तेजी से बल्कि न्यायपूर्ण और समावेशी तरीके से आगे बढ़ सकता है। इंडिया का जीडीपी पिछले दशक में औसतन 6-7% की दर से बढ़ा है और 2023 में यह लगभग $3.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। लेकिन क्या यह आर्थिक वृद्धि हर भारतीय तक पहुंच रही है? ज्यादातर के लिए जवाब अभी भी नहीं है। भारत की 60% आबादी अब भी कृषि पर निर्भर है, जहां औसत आय शहरी क्षेत्रों से काफी कम है। ग्रोथ बेकार है अगर यह लाखों लोगों को पीछे छोड़ देती है। भारत के टॉप 1% के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है, जबकि करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। सफलता का असली पैमाना अरबपति या ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों की वेलबींग है। भारत का एचडीआई अभी भी 0.633 है, जो वैश्विक औसत से कम है। यह निराशावाद नहीं है, यह कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। भारत की युवा आबादी, जो दुनिया में सबसे बड़ी है, बदलाव की असली ताकत बन सकती है। इंडिया की क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन हम नींव में दरारों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में निवेश की कमी देश की प्रगति को रोकती है। नागरिकों को ज्यादा मांग करनी चाहिए, नेताओं को जवाबदेह ठहराना चाहिए और बेहतर भविष्य के लिए एकजुट होना चाहिए। जागरूकता और भागीदारी से ही बदलाव संभव है। अगर हम क्राइम, करप्शन और असमानता को ठीक नहीं करते, तो ग्रोथ सिर्फ एक नंबर है। 2022 में भारत में 1.5 लाख से ज्यादा करप्शन केस दर्ज हुए और अपराध दर भी चिंता का विषय है। जिस इंडिया का हमें निर्माण करना चाहिए, वह ऐसा है जहां हर कोई एक साथ आगे बढ़े, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर सबके लिए हों। यही असली विकास है और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमने नंबर और उनके पीछे की सच्चाई देखी है। भारत की जीडीपी 2023 में लगभग $3.7 ट्रिलियन तक पहुंच गई है और यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन क्या यह आर्थिक वृद्धि हर भारतीय तक पहुंच रही है? सवाल बना हुआ है। क्या इंडिया सच में बढ़ रहा है या सिर्फ इसका जीडीपी? भारत में 10% सबसे अमीर लोग देश की 97% संपत्ति के मालिक हैं, जबकि सबसे गरीब 50% के पास सिर्फ 13% संपत्ति है। एक राष्ट्र की महानता इस बात से मापी जाती है कि वह अपने सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। भारत में आज भी लगभग 20% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा
व स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित है। विकास का मतलब सभी के लिए ज्यादा वेलबींग और न्याय होना चाहिए। जब तक हर वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर नहीं मिलते, तब तक विकास अधूरा है। असली काम अब शुरू होता है, जवाबदेही की मांग करना और यह सुनिश्चित करना कि ग्रोथ सभी को ऊपर उठाए। भारत की आर्थिक कहानी तभी सफल होगी जब हर नागरिक को इसका लाभ मिले। देखने के लिए धन्यवाद।